मेरी पसंद ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक भ्रमित करने वाली और सबसे बुरी स्थिति में एक लाइन अप का कुल बकवास प्रदर्शन है। अल्पकालिक रिश्ते, खुली स्थिति वाले रिश्ते और लाभ वाले मित्र वे हैं जहां मैं सफल होता हूं। यह मेरा गृह क्षेत्र है जहां मैं सबसे अधिक सुरक्षित और खुश महसूस करता हूं। मैं गैर प्रतिबद्ध, नकचढ़ा और बहुप्रेमी हो सकता हूँ और बहुत अधिक त्याग किए बिना खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ और फिर भी एक दीर्घकालिक रिश्ते के सभी लाभों का आनंद ले सकता हूँ। दोस्ती, रोमांस, शानदार सेक्स और एक मज़ेदार सामाजिक कैलेंडर। मैं अपनी लव लाइफ से कभी बोर नहीं होता और इसमें रहने वाले लोगों का आभारी हूँ। लेकिन मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि क्या मेरा आराम क्षेत्र पिछले रिश्ते के आघात के कारण अल्पकालिक व्यक्ति के दायरे तक ही सीमित है। मेरे दीर्घकालिक रिश्ते हमेशा दर्दनाक रूप से समाप्त हुए हैं, कुख्यात रूप से ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो मेरे लिए पूरी तरह से गलत थे और जिन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कभी-कभी मैं सोचता हूँ, ठीक है, वह गहन दीर्घकालिक संबंध शैली मेरे लिए नहीं है और यह ठीक है। अन्य समय में, आमतौर पर सुबह 3 बजे जब मैं अपने फ़ोन स्क्रीन के नीले शून्य में घूर रहा होता हूँ क्योंकि मैंने 3 बजे के बाद बहुत अधिक कॉफ़ी पी ली है, मुझे लगता है, वास्तव में, क्या यह मैं हूँ? क्या मैं समस्या हूँ? ऐसा हो सकता है कि मैं दीर्घकालिक एकपत्नीत्व, सहवास और पारंपरिक प्रतिबद्धता के बहुत तीव्र तनाव के साथ आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हूँ। वह एक स्वतंत्र पक्षी है, आदि आदि। हालांकि मैं एक खुले विचारों वाला व्यक्ति हूँ और मेरे मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा रहती है कि क्या सही व्यक्ति के साथ दीर्घकालिक स्थिति मेरे लिए काम कर सकती है। क्योंकि मैं बहुत रोमांटिक हूँ और मुझे किसी के करीब रहना अच्छा लगता है। हो सकता है कि अगर मैं उससे मिलूँ तो मैं इस पर उचित ढंग से काम कर सकूंगा। शायद मैं अभी सही व्यक्ति से नहीं मिला हूँ और शायद मैं गलत जगहों पर देख रहा हूँ। शायद वास्तव में मेरी समस्या यह है कि मैं संभावित साझेदारों का चयन करने में खराब हूँ। हो सकता है कि मेरी सभी प्राथमिकताएं गलत हों और अगर मैं अपने लिए एक अच्छा साथी चुनने में बेहतर होता, तो एक दीर्घकालिक प्रेमपूर्ण रिश्ता मेरे लिए उपयुक्त हो सकता था। यह वह विचार था जिसने मुझे मैचमेकिंग सेवाओं की जांच करने के लिए प्रेरित किया। शायद मैं सही साथी ढूंढने का काम किसी ऐसे व्यक्ति को आउटसोर्स कर सकता हूं जो वास्तव में जानता है कि वे क्या कर रहे हैं। मंगनी बनाने की प्रक्रिया। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि एक पेशेवर मैचमेकर बनने के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता है, लेकिन मुझे याद है कि मैं मैरिड एट फर्स्ट साइट की पहली श्रृंखला से रोमांचित था। योग्यता परीक्षण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, साझा मूल्यों की प्रश्नोत्तरी, यह सब काफी वैध लग रहा था। मेरा मतलब है, इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से अधिकांश रिश्ते वास्तव में सफल नहीं हुए। वास्तव में, एक सेक्स और रिलेशनशिप पत्रकार के रूप में मैं जिन अधिकांश लव कोचों, रिलेशनशिप विशेषज्ञों, स्पीड डेटिंग होस्ट और ऐसे लोगों से मिला हूँ, उनमें से अधिकांश कॉरपोरेट पृष्ठभूमि से आए हैं, या दिलचस्प बात यह है कि एक अभिनेता के रूप में पिछले जीवन से आए हैं, या मॉडल। मुझे यकीन नहीं है कि वहाँ क्या लिंक है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ही सामान्य पाइपलाइन है। मैंने स्वयं मानव विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के नजरिए से सेक्स और रिश्तों का अध्ययन किया है और मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि यह मुझे साथी चुनने के मामले में विशेषज्ञ नहीं बनाता है। लेकिन अपनी डेटिंग यात्रा के इस बिंदु पर मैं जिज्ञासा से बंधा हुआ हूँ और मुझे चुनौती पसंद है। मैंने एक मैचमेकिंग एजेंसी के साथ अनुबंध किया जो खुद को लंदन और न्यूयॉर्क में राज्यों के आसपास के अन्य कार्यालयों के साथ स्थित बेस्पोक विशिष्ट सेवा के रूप में पेश करती है। यह दृष्टिकोण मनोविज्ञान आधारित है
और अत्यधिक मांग वाले एकल लोगों के वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करता है। गूगल ने एक त्वरित खुलासा किया कि उसके संस्थापक ने लंदन के बैंकरों से प्यार ढूंढने के लिए 10 के चार्ज करके सुर्खियां बटोरी। मुझे लगता है कि यदि आप उस तरह का पैसा दांव पर लगा रहे हैं, तो आप कम से कम एक चमक पाने की उम्मीद करेंगे, अगर पूर्ण विकसित शादी और पूरी धरना बाढ़ की स्थिति नहीं। अब तक यह सब राया को दे रहा था, लेकिन बहुत अधिक कीमत पर। राया एक ऐसा ऐप है जो सख्त जांच और रेफरल प्रक्रिया पर गर्व करता है, जो सेलेब्स और गॉर्जियोजी द्वारा समर्थित है। लेकिन मैंने कर्तव्यपरायणता से अपनी जरूरी चीजें अच्छी तरह से पढ़ा लिखा, भावनात्मक रूप से उपलब्ध, बालों से भरा हुआ, अच्छा से हैफ्स, अच्छी तरह से यात्रा किया हुआ, ग्रीक देवता का शरीर इत्यादि को नोट किया और खुद को प्रामाणिक के रूप में पेश करने की कोशिश की, और बहुत ज्यादा नहीं अजीब या नचढ़ा। फिर मैंने कुछ तस्वीरें अपलोड की और एक पेशेवर मैचमेकर्स के कॉल का इंतजार किया। मैच कुछ महीनों बाद मुझे यह बताने के लिए एक फोन आया कि मैं एक मजबूत मैच में हार गया हूं। मैं अपना नंबर साझा करने के लिए सहमत हो गया, क्योंकि मुझे आश्वासन दिया गया था कि यह व्यक्ति मेरे लिए बहुत समान मूल्य और जीवन लक्ष्य रखता है और मेरी शारीरिक जांच सूची के लिए भी उपयुक्त था। लंबा, काले बाल, अच्छे दांत। जब मैंने तस्वीरें देखी तो मैं अचंभित नहीं हुआ, लेकिन डेटिंग ऐप्स के मेरे अनुभव में पुरुष अपनी तस्वीरों की तुलना में व्यक्तिगत रूप से बेहतर दिखते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने आम तौर पर दर्पण में अपने लुक के बारे में चिंता करने में कम समय बिताया है। धन्यवाद। महिलाओं को असंभव सौंदर्य मानकों का सामना करना पड़ता है। हमने मेफेयर में रात्रिभोज के लिए मिलने की व्यवस्था की। हम दोनों लेट हो गए थे। अच्छी शुरुआत, क्योंकि मुझे रात्रिभोज की योजना के लिए हमेशा देर हो जाती है, और यह एक सुखद एहसास था कि किस्मत अकेली नहीं थी। हम दोनों ने माफी मांगी, वास्तव में किसी भी तरह की परवाह नहीं की, और पेय मेनू पर आम सहमति की तलाश की। कोई नहीं मिलने पर कोई बड़ी बात नहीं। हमने उसी मुख्य पाठ्यक्रम का ऑर्डर दिया और अपनी नौकरियों के बारे में बातचीत करने लगे। वह बहुत प्रशंसनीय था। उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे और सुनने से संतुष्ट लग रहा था। एक और अच्छा संकेत, क्योंकि बातचीत के दौरान स्वीकृति और वास्तविक प्रशंसा मेरे लिए बड़े हरे झंडे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे अदालत आयोजित करने और बहुत सारी बातें करने में आनंद आता है। लेकिन ईमानदारी से, मुझे चिंगारी महसूस नहीं हो रही थी। वह अपनी तस्वीरों से अधिक उम्र का लग रहा था और केंटिश लहजे के साथ आया था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वॉइस नोट्स न भेजने या डेट से पहले उसे कॉल न करने के लिए मैंने खुद को कोसा। एक आवाज ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं ईमानदारी से चाहता हूँ कि एक ऐसा आदमी हो जो गहरे रोमांटिक लहजे या गंभीर स्वर से परिपूर्ण हो, जो चुपचाप मेरा ध्यान आकर्षित करता हो, और इस आदमी के पास, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं था। असल में हम मूल रूप से मेज पर एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, जब एक बड़ी टोपी में एक डीजे डेक पर आया और लगभग 10 बजे डिस्को में धमाका करना शुरू कर दिया। किसी भी अन्य परिस्थिति में मुझे यह परिदृश्य पसंद आता, लेकिन मेरे पास पकड़ने के लिए एक ट्रेन थी और हम वास्तव में चिल्ला रहे थे, जो थोड़ा अजीब था। निर्णय कागज पर, जैसा कि वे कहते हैं, वह मेरा प्रकार था। वह दयालु, ग्रहणशील, अच्छा दिखने वाला था और स्पष्ट रूप से उसके पास देने के लिए बहुत कुछ था। इस स्थिति के बारे में दुखद बात यह थी कि मैं उसे पसंद नहीं करता था, और मुझे कहना होगा कि मैं निराश था, क्योंकि वह बहुत अच्छा लग रहा था। मैचमेकर्स ने अच्छा काम किया था और उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का भाव नहीं छोड़ा जो कभी भी मेरे साथ खराब व्यवहार करेगा। हालांकि मैंने अपने सभी पूर्व साथियों के बारे में ऐसा सोचा था और निस्संदेह मैं गलत था। पूरे अनुभव ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। निश्चित रूप से
मैचमेकर्स अपने काम में अच्छे हैं, लेकिन मुझे शायद खुद को यह विश्वास नहीं दिलाना चाहिए था कि मैं अपनी पसंद बनाने में सक्षम नहीं हूँ और कोई और अधिक योग्य हो सकता है। आपसे अधिक आप पर कोई भी विशेषज्ञ नहीं है, भले ही आपने गलतियाँ की हों और करना जारी रखें। यह जानने के लिए कि मेरी कमजोरियां कहाँ हैं और मैं गलत लोगों को क्यों पसंद करता हूँ, मैंने पर्याप्त थेरेपी ली है और पर्याप्त संबंध शैलियाँ आजमाई हैं। और मुझे पता है कि मैं हमेशा एक दीर्घकालिक रिश्ते में कुछ हद तक सीमित महसूस करता हूँ और क्यों मैं बिना किसी अपेक्षा वाले शांतचित्त किरदारों को चुनता हूँ। जब मेरी डेट में एक मजबूत टीम का हिस्सा बनने और एक दूसरे का समर्थन करने की इच्छा के बारे में बात होने लगी, तो मुझे यह पसंद आया। लेकिन मैं एक बड़ा परिवार विकसित करने की इच्छा के उनके उल्लेख से भी सहमत नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि गर्भवती होने की उम्मीद के बारे में अजनबियों के साथ बातचीत करना और शायद काफी हद तक आर्थिक रूप से निर्भर होना शुरुआती दौर के लिए काफी चिंताजनक है।